अच्छा सर, अब एक पास्ट पेपर देख लेते हैं जिसके अंदर यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम सेपरेट बुक के हिसाब से देखें तो उस एसेट के अंदर इम्पेयरमेंट नहीं है, बट इफ आई लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटेड बुक्स तो उसमें इम्पेयरमेंट आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने एक चीज़ महंगी खरीदी हुई थी तो उसकी वजह से जो आपने एडिशनल कॉस्ट पे की थी उसकी वजह से कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर कॉस्ट आ रही थी ज़्यादा। चलें जी, हमने कहा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of Jasmine Limited and its subsidiary Sunflower Limited as on 31 दिसंबर 2017। इसमें पीपी दिया हुआ है, इंटेंजिबल दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसएल गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन एसएल मींस सब्सिडरी, और वो आपको अमाउंट दी हुई है 520 की। लोन टू जेएल, अच्छा लोन टू जेएल का मतलब ये कि जेएल अगर पेरेंट एंटिटी है तो इस बार इस केस में लोन दिया हुआ है सब्सिडरी ने, और सब्सिडरी की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है 120 मिलियन का। आगे जी, फिर नीचे इक्विटी साइड पे कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग लोन फ्रॉम एसएल, तो सर वो कह रहा है कि सब्सिडी से जो लोन मिला हुआ है मुझे वो कितने का मिला हुआ है 96 का। तो सर ये डिफरेंस है, हो सकता है कि कैश इन ट्रांजिट व्हाटसोएवर द केस इज, वी नीड टू लुक एट द फैक्ट। आगे लेके चलते हैं। हमें इतना पता है कि सर जब भी हम कोई सवाल करेंगे, तो सर हमें अपनी अप्रोच नहीं भूलनी है। अप्रोच क्या है सर? हम सबसे पहले निकालेंगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। सही जी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। सर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं निकालूंगा तो हमने कहा सर सबसे पहले आप बात करें शेयर कैपिटल की और रिटेन अर्निंग की। सर हम सवाल में गए और मैंने सवाल में जाके ये देखा कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है। आपने कहा सर इस कंपनी का शेयर कैपिटल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 200 मिलियन का है। मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया भाई, ये यूज़ किया हमने। और हमने कहा सर हम रिपोर्टिंग पे एट रिपोर्टिंग डेट भी 200 मिलियन को रख देते हैं। सही है जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा। इसके बाद मैंने ये कहा कि सर हमारे पास वो लिख के देता है जेएल ने 75% शेयर्स एक्वायर किए एसएल के ऑन जनवरी 1 2017। अच्छा ऊपर क्या दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017, यानी सर इस सब्सिडी को एक्वायर किए हुए एक साल हो चुका है। चलें जी, हमने कहा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल बुक्स कंसिस्ट ऑफ, वो कह रहा है कि भाई जो ऊपर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो कंसिस्ट करती है 10 मिलियन जेएल ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एट 24 रुपीज पर शेयर। यानी वो कह रहा है कि जेएल ने, पेरेंट एंटिटी ने अपने शेयर इशू किए कितने 10 मिलियन। अच्छा भाई, तो हमने कहा कि 10 मिलियन को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है सर 240। अब इसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट होकर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, प्रीमियम क्रेडिट हो चुका होगा। तो सर अगर मैं ऊपर जाके देखता हूं तो ऊपर तो 520 आ रहा है, ये रहा 520 आ रहा है। तो सर ये क्या बात हो गई कि ये तो आपस में मैच ही नहीं कर रही। भाई आगे देख लेते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन में पहली शेयर कंसिडरेशन देखिएगा 10 मिलियन जेएल्स ऑर्डिनरी शेयर, बोला कंसिडरेशन यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल्स वो कंसिस्ट ऑफ कि भाई 10 मिलियन जेएल्स ऑर्डिनरी शेयर, यानी मैंने अपने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए थे। तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी शेयर कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट, पर ये हो चुका होगा क्योंकि देखें 240 मिलियन बनता है, ऊपर कितना आ रहा है 520। आगे देखते हैं कैश पेमेंट ऑफ ₹280 मिलियन, जिसके अंदर प्रोफेशनल फीस भी शामिल है फॉर एडवाइस ऑफ एक्विजिशन ऑन एसएल। अच्छा अब आपको आईएफआरएस 3 ये कहता है कि भाई जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है सिर्फ वही कैपिटलाइज होगी, उसके अलावा कोई चीज इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज नहीं होगी। तो ये एडवाइस लेना कि मैं इस कंपनी को खरीदूं या ना खरीदूं, ये एक संक कॉस्ट होती है, ये संक कॉस्ट होती है, क्योंकि आपकी ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अगेन इस बात को समझे, देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको आप इंकर किए बगैर शेयर्स को नहीं खरीद सकते, वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। क्योंकि ये तो आप एक एडवाइस ले रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ये कॉस्ट आपकी सिर्फ इसलिए इंकर हो रही है कि आप बिजनेस डिसीजन ले पाए, ना कि उसको एक्वायर कर पाए। क्योंकि अगर आप ये नहीं भी करते तब भी वो शेयर्स आप एक्वायर कर सकते थे। तो ये एक संक कॉस्ट है कि कहां जाएगी पीएनएल में, बट अब क्या हुआ है उसमें कैपिटलाइज हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसमें 280 को प्लस करूं, सही है जी,
तो हमारे पास आ गया 520। पर सर समझने की बात यह है कि ये 520 के अंदर ये जो 10 मिलियन की फीस है ये वाली, ये एक्सेसिव है। यानी अभी इस कंपनी ने, इस पेरेंट एंटिटी ने क्या एंट्री बनाई हुई है आपको पता है? यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। अभी जो एंट्री बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है डेबिट। ये एग्जाम में आपने ऐसे करना नहीं है, बट मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और सर इसके बाद कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश कंसिडरेशन भी है। अच्छा, कैश कंसिडरेशन आपकी जो इसके अंदर है वो 280 है, ऐसा ही है, ये रहा 280। अच्छा, कैपिटल की बात करूं तो एक शेयर मेरा 10 रुपये का है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने अपने 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं तो मैंने कहा 10 इंटू 10 आ गया 100, कैपिटल आ गया मेरा 100 का, और मैंने प्रीमियम दिया होगा 10 इंटू 14 का, तो मैंने कहा 10 इंटू 14 कितना बन गया भाई 140। तो हमने कहा कि भाई मैंने सामने वाली कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए टेक्निकली 100 रुपये का कैपिटल इशू किया, सही है जी, वो भी प्रीमियम पे 140 के और 280 का कैश दिया, तो ये बन गया कुल मिला के 520। बट अगेन मुझे आपको समझाना ये है कि इसमें से जो आपकी अमाउंट है रुपीस 20 मिलियन, बच्चों, दिस हैज़ टू बी एक्सपेंस आउट, 20 कह रहा हूँ, रुपीस 10 मिलियन, दिस हैज़ टू बी एक्सपेंस आउट, जो कि गलती से क्या हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है, यानी इसकी एंट्री ये बननी चाहिए थी कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। बट अगेन ये गलती किसकी बुक्स की है, पेरेंट एंटिटी। और अगर पेरेंट एंटिटी ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता तो उसका रिटेन अर्निंग कम हो जाता। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पर एक करेक्टिंग एंट्री बनाऊंगा, और वो करेक्टिंग एंट्री ये होगी ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से, 10 मिलियन से। तो आपने जो गुडविल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट रखनी होगी वो नहीं रखनी होगी जो 520 से 510 होगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी 10 मिलियन की प्रोफेशनल फीस शामिल है, जो कि इसलिए थी कि डिसाइड करूं कि इसको मुझे खरीदना या नहीं खरीदना, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ये बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी सब्सिडरी के नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट यानी ब्रांड, whose fair value was rupees 40 million as against the carrying amount of 25 million। पहले तो ये काम कर लेते हैं कि 40 वर्सेस 25, सही जी, वो कह रहा है फेयर वैल्यू 40 है आपकी, तो हमने 15 की यहाँ पे एडजस्टमेंट की होगी। बट बिफोर वी डू एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे देखनी है रिटेन अर्निंग, और हमारे पास शायद इस कंपनी का प्रीमियम नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर जो इंटेंजिबल है उसको 15 से अकाउंट फॉर कर लूँ, और यहाँ पे वो लिख के देता था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स। तो मैंने कहा भाई 15 को डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ गया 12। ये आ गया हमारा रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट की जो रिटेन अर्निंग है वो है 410। और अगर हम एक्विजिशन डेट पे जाएं तो एक्विजिशन डेट के लिए वो ये बता रहा है कि भाई आपके पास JL एंड SL, सर मैं SL के प्रॉफिट से कंसर्न हूँ 60 मिलियन का, पर अगेन मैं जल्दबाजी करने से पहले ये देख लूँ कि कहीं डिविडेंड तो नहीं है जो आप लोगों ने भंड मारा था। नीचे लिख के भी देता है SL डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10% इन नवंबर 2017, यानी इस साल, क्योंकि ये 31 दिसंबर चल रहा है, इंटरिम डिविडेंड है जो कि पे भी हो चुका है 2 जनवरी को। अच्छा बात समझिएगा, विच वॉज पेड ऑन, यानी रिसीवेबल और पेबल बाकी होगा, आप लोगों ने एलिमिनेट करना है। द डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। तो सर मुझे आप एक बात बताएं, इफ आई एम वर्किंग बैक तो मुझे रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए यहां पे निकाल लेते हैं रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन। तो आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगा, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा, हमारे पास क्लोजिंग आ गया होगा। अच्छा, ये जो क्लोजिंग आया होगा आपके पास, ये आया हुआ है 410, अगेन रीचेक कर लेते हैं, ये रहा 410,
और मैंने कहा सर इसमें से डिविडेंड अगर माइनस किया हुआ है तो कितना परसेंट का डिविडेंड दिया है। सर इसमें जो डिविडेंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सर अल्लाह भला करे 10% का। सही है जी। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसके 200 मिलियन के शेयर कैपिटल पे 10 मिलियन लगा दूं तो 20 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है जो कि इसके रिटेन अर्निंग से माइनस हुआ हुआ है। 410 में से माइनस हुआ हुआ है, यानी रिपोर्टिंग डेट से माइनस हुआ हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, रिपोर्टिंग डेट से माइनस हुआ हुआ है। और मैंने कहा इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। भाई इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है सर, वो ये रहा 60 मिलियन का। सही है जी। जेएल और एसएल की बात है, हम सब्सिडियरी की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये आ गया 60 मिलियन। तो सर मैंने 410 में से जो माइनस हुआ हुआ है उसको ऐड कर दिया और जो ऐड हुआ हुआ है उसको लेस कर दिया, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग आ गई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 330 की। तो मैंने कहा सर मैंने यहाँ पर 330 की फिगर लिख दी। और अब अगर मैं देखूं तो सर ये भी पार्क हो चुका, मतलब समझ आ चुका, ये तो पार्क हो चुका है। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पर रखता है एनसीआई को, मार्केट प्राइस एसएल शेयर की यानी सब्सिडरी के शेयर की एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 36 दी हुई है। सही है जी। और विच वॉज इंक्रीज टू ₹40। सर मेरे लिए ये इररेलेवेंट प्राइस है 40, क्योंकि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन देखना होता है, सब्सिक्वेंटली मेरे किसी काम की नहीं है। तो सर आगे उसने कहा कि भाई सोल्ड अ मशीन को सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड की ट्रांजैक्शन है, यानी सर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पर क्लोज करने से पहले एक्विजिशन डेट को ये देख लूँ कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो सब्सिडी ने पेरेंट को बेची हो। तो मैं सवाल में गया और मैंने कहा कि सर यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो सर लोन वॉज ग्रांटेड ऑन जुलाई 1, 2017 and carries a markup of 10% per annum. A check of ₹30 million including interest was dispatched by JL. अच्छा वो कह ये रहा है कि अब जेएल ने चेक डिस्पैच किया, यानी एक अटैम्प्ट में उसने वहाँ से वहाँ किया, इसमें यहाँ से वहाँ कर दिया। आगे जी, on 31 December but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in its financial statements. यानी सर अब जो गलती की है वो सब्सिडी ने की है। यानी सर एक समझने की बात है, एक समझने की बात है कि हम यहाँ पर लोन की एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सही जी। ये है एसएल और ये है हमारी जेएल। सही है। अच्छा वो कह रहा है कि इस साल 120 मिलियन का लोन दिया गया है। सही है जी। तो इसकी बुक्स में लोन रिसीवेबल डेबिट हो गया होगा। सही है जी। और कैश हो गया होगा क्रेडिट 120 से। और यहाँ पर सर कैश हो गया होगा डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट 120 से। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन डिसबर्स किया गया है वो कौन सी तारीख पे किया गया है, जुलाई 1 को, और अभी चल रहा है 31 दिसंबर, तो टेक्निकली ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल वो सेमी एनुअली हो रही है। कैसे पता आपको सर, 31 दिसंबर पे चेक जा चुका है 30 मिलियन का। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इस कंपनी ने, जेएल ने, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करके इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट किया होगा। सही है जी। 120 इंटू 10 इंटू 6/12, तो ये आ गया 6 का। ऐसा ही है। और अगर हम देखें ये रीपेएबल कैसे है। सही जी। अ चेक ऑफ ₹30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो डिस्पैच बाय जेएल। अच्छा भाई तो अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर उसने कुल मिला के 30 मिलियन का चेक डिस्पैच किया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर उसने एक एंट्री बनाई होगी कैश क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और सर लोन पेएबल डेबिट, कितने से भाई, 30 में से आप 6 को हटा दें जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो बकाया प्रिंसिपल सेटल हुआ है 24 का। तो इसकी किताबों के अंदर, सब्सिडरी की किताबों के अंदर, सब्सिडरी कह रहा हूँ, पेरेंट एंटिटी की किताबों के अंदर वो जो लोन पेएबल आ रहा है, सही है जी, वो आपका टेक्निकली 120 माइनस 24 आ रहा है, तो ये आ रहा है 96। और अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखूं तो देखो 96, यानी कुल मिला के 24 मिलियन का प्रिंसिपल है। कुल मिला के 24 मिलियन का प्रिंसिपल है। मैंने यहाँ से ऐसे डिटरमाइन कर लिया 24 मिलियन का प्रिंसिपल है। बट अगेन वो कह रहा है कि जो सब्सिडी है उसने इंटरेस्ट को अक्रू नहीं किया। तो अगर मैं ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एडजस्टिंग एंट्री बनाऊं
तो आप इस बात को अगर समझ पाएँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे तो सबसे पहले लोन रिसीवेबल को हटा देना है 120 से, मैंने कहा लोन पेबल को हटा दें 96 से। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो कैश 30 मिलियन का पेरेंट एंटिटी ने अपनी बुक से निकाला है, क्या ये इसकी बुक्स में? नहीं। क्या ये सब्सिडी की बुक्स में? नहीं। ग्रुप के बाहर है, वापस ले आओ, क्योंकि ग्रुप से बाहर ही नहीं गया वो। तो हमने कहा कैश हो गया डेबिट कितने से? 30 से। और आपने कहा कि इंटरेस्ट इनकम इन नेट एसेट्स आप रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि वो रिकॉर्ड करने से भूल गया था। कितने से? 6। तो अगर मैं 120 प्लस 6 करूं तो ये आ गया 126, और 96 प्लस 30 करूं तो ये भी आ गया 126। ये बन गई हमारी करेक्टिंग एंट्री। पर सर ये जो करेक्टिंग एंट्री बनी है, इसमें से ये जो 6 है ये पार्क हो जाएगा यहाँ पर। सही है जी। इंटरेस्ट इनकम नॉट रिकॉर्डेड, ये आ गया 6। अब देखें ये 6 जो यहाँ पे पॉजिटिव है और सब्सिडरी का नेगेटिव है, बात समझिएगा। ये 6 इसने क्यों रिकॉर्ड किया भाई? क्योंकि इस बार लोन सब्सिडरी ने दिया है। और ये 6 जो यहाँ पे पॉजिटिव आया है और पेरेंट एंटिटी का ग्रुप रिजर्व में नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सपेंस है, तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड करोगे तो जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी एडजस्टमेंट सर बैलेंस शीट की हैं, वो बैलेंस शीट बनाते वक्त देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आई नीड टू मेक श्योर और कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन May 1 SL सोल्ड अ मशीन टू JL, यानी इस साल के मई के अंदर SL, तो देखो अभी भी मैं क्लोज नहीं कर रहा, देखो मेरी अप्रोच क्या है, सारी एडजस्टमेंट्स देखो जो सब्सिडरी की तरफ से पेरेंट को है, ताकि आप नेट एसेट्स रिपोर्टिंग को देख लो। देखो एक तो ये था आपका ब्रांड वाला काम, फिर आपका इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, मैंने ये देख लिया, आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा कि सर अब यहाँ पर ऑल टुगेदर मैं देखूँ तो SL ने मशीन बेची है 52 मिलियन की, गेन कमा के 12 मिलियन का। नो पेमेंट हैज़ येट बीन मेड बाय JL, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एट टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 2 ईयर्स। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं PP डिस्पोजल फ्रॉम सब्सिडरी टू पेरेंट। अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताएं सर, इसमें अगर हम शॉर्टकट पे जाएं, क्योंकि मैंने आपको बातें सिखाई हुई हैं अलग से, हमने उसका लेक्चर भी लिया हुआ है। 52 मिलियन की मशीन बेची है, तो टेक्निकली सब्सिडरी ने एक एंट्री बनाई होगी रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि वो पैसे अब तक आए नहीं है। रिसीवेबल डेबिट 52 मिलियन से, PP क्रेडिट, गेन कितना कमाया भाई? सर गेन कमाया 12 मिलियन का। सही है जी। तो मैंने कहा भाई गेन आप पहले क्रेडिट कर लें 12 मिलियन से, तो आपका एसेट कैरिंग अमाउंट के वाइज कितना रहा होगा सर? 40 मिलियन का। अच्छा, अब जब यही गेन सामने वाले की किताबों में कॉस्ट का पार्ट बना होगा, यानी पेरेंट एंटिटी की कॉस्ट का पार्ट बना होगा, तो पेरेंट एंटिटी ने PP डेबिट करके पेबल को क्रेडिट किया होगा, कितने से? 52 से। अब आपको ये बात तो पता नहीं कि 40 की चीज सामने वाले की किताब में कितने की होगी? 52 की, 52 की, तो ये एक गेन शामिल हो गया उसके अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि क्या अब आप इस 12 को रिवर्स करेंगे, या इसमें से कुछ खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा? खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा, वो कैसे सर? यू नो द फैक्ट कि आपके पास ये जो 12 का गेन है ये उसके एसेट में चला गया, तो वो इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी होगा। तो आपने कहा इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 साल है। सही है जी। और अगर मैं ये देखूं कि ये मई 2017 को दिया गया था, तो आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हटा दो, तो कहा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए सर? 8 मंथ्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप 12 में से 4 महीने हटा दे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। तो यानी 8 मंथ्स के डेप्रिसिएशन को बुक करने के बाद इसी पे जो गेन बचेगा वो रिवर्स होगा, क्योंकि इस 12 रुपए के गेन में से जो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना है, इसमें से 8 मंथ्स तो खुद ही रिवर्स हो गया होगा, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन बुक हो चुका होगा। तो हमने ये कहा कि 12 डिवाइड बाई 2, सही है जी। और हमने कहा कि भाई अगर मैं ये टेक्निकली करूंगे भाई 8/12 कितना आ गया सर? 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 8/12, तो हमारे पास ये आ गया 4। तो टेक्निकली मैं ये कह सकता हूँ सर कि मैं अगर इस 12 में से
ये 4 को माइनस करूं तो मेरे पास एडजस्टमेंट आ गई 8 की। आप ये भी कर सकते हैं कैरिंग अमाउंट है क्या, होनी क्या चाहिए, तब भी एडजस्टमेंट 8 की आएगी। लॉजिक है यार कि आपका 12 रुपए का गेन सामने वाले की पीपी में चला गया, और वो जब ये गेन वहां पे गया तो ये ज्यादा डेप्रिशिएट भी, तो इसमें से जो डेप्रिशिएट हो गया उसको हटा के बकाया को रिवर्स कर दो। तो मैंने भी यही किया ना, मुझे बाकी की पंचायत नहीं, मुझे सिर्फ इसकी पंचायत थी। खैर, तो मैंने कहा कि सर मैं यहां से इसके नेट एसेट्स में से पीपी पे अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा। ये रहा जी 8 का ऑल टुगेदर जो अभी हमने सीखा, 8 का हमने माइनस कर दिया। सही है जी, विदाउट एनी डाउट्स। मैंने कहा सर इस पे भी मैं टिक लगा देता हूं, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद ये प्रॉफिट की कहानी भी हो गई। अब सर इसके बाद वो ये कह रहा है कि भाई अच्छा लोन वाली भी टेक्निकली हमने कर ली है। अब सर जो बचा हुआ है वो ये कि भाई जो 31 दिसंबर 2017 पे है उसकी जो वैल्यू इन यूज़ है वो ये, यानी रिकवरेबल अमाउंट हमने ये निकाली हुई है। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं यहाँ पे समझ के हम वर्किंग करें, तो सर क्या मैं कह सकता हूं, मैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करने लगा हूं। इम्पेयरमेंट टेस्ट, अच्छा इम्पेयरमेंट टेस्ट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास सेपरेट बुक्स के हिसाब से ये एसेट, ये ब्रांड कितने पे था। सर आपने कहा ये ब्रांड सेपरेट बुक के हिसाब से आपके पास था साल के शुरू में। सही जी, एक्सेप्ट इंटेंजिबल हुज फेयर वैल्यू वॉज ₹40 मिलियन अगेंस्ट ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 25 मिलियन। तो आपने कहा भाई कैरिंग अमाउंट इसकी 25 मिलियन थी, इसकी फेयर वैल्यू 40 मिलियन थी। अच्छा, इसकी लाइफ 5 साल थी, तो इंटू 4 आ गया, तो 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये आ गया 20। ये कैरिंग अमाउंट सेपरेट बुक्स में होगी, ये कैरिंग अमाउंट सेपरेट बुक्स में होगी। सही जी, ये वह कैरिंग अमाउंट सेपरेट बुक्स। अच्छा, अब मैं लाइव देख लेता हूँ एक बार, 5 ही थी, हमने कहा सर इसमें लाइव देखी हमने 5 ईयर्स है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई क्योंकि ग्रुप में ये 40 पे आ चुका था, 15 की एडजस्टमेंट के बाद, 15 की एडजस्टमेंट के बाद तो टेक्निकली हमारे हिसाब से 40 को 5 साल से डिवाइड होके 4 पे आना चाहिए था। तो 40 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये आ गया 32। सही जी, तो हमने कहा कि सर 20 और 32 का जो डिफरेंस है वो 12 का है। तो आप ये देखें, आपने यहाँ पे वर्किंग में भी ये 12 ही रखा हुआ है और आपने टेक्निकली ऐड किया था, पर मैं कह रहा हूँ कि सर इस 12 की एडजस्टमेंट करने के बाद यू हैव अराइव एट 32। इसकी आपकी रिकवरेबल अमाउंट अगर मैं सवाल में देखूं तो सर मुझे रिकवरेबल अमाउंट इसकी दी हुई है 28। चलें जी, मैंने कहा सर 28 दी हुई है। अच्छा, अब बात करें तो सर मैं यहाँ पे अगर कंपैरिजन बनाऊं तो सेपरेट बुक्स के हिसाब से अगर मैं इस 28 को देखूं, सेपरेट बुक के हिसाब से अगर मैं इस 28 को देखूं बच्चों, तो दिस एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, क्योंकि सेपरेट बुक्स में ये महंगा था ही नहीं, हमारे हिसाब से महंगा था, हमने महंगा खरीदा है। तो अगर मैं सर कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से देखूं तो सर दिस इज इम्पेयर्ड, और ये 4 मिलियन से इम्पेयर्ड है। ये गुडविल की इम्पेयरमेंट नहीं है बच्चों, ये इस एसेट की, इंटेंजिबल की इम्पेयरमेंट। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये एसेट का लॉस सब्सिडी का एसेट है, तो सब्सिडी के एसेट का लॉस मैं यहां पे पार करूंगा इम्पेयरमेंट। सही है जी, कितने का था भाई, 4 का। अच्छा, अब हमने कहा कि सर इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाएं, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाएं, ये भी नहीं आया, 1 मिनट। ताकि हमारी जगह बन जाए नेट एसेट्स की। ओके जी, हमने कहा सर ये आ गया नीचे। अब सर एक और चीज़ देख लेते, कहीं कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जेएल मेड अस, अल्लाह का शुक्र है भाई एक चीज़ ऐसी है जो पेरेंट की तरफ से वहाँ जा रही है। तो हमने कहा सर नाउ वी आर इन अ पोजिशन कि हम इसको क्लोज कर पाए। देखिए मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने नेट एसेट्स बनाए और रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स को क्लोज करने से पहले ये देख लिया बस कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो सब्सिडी ने पेरेंट को बेची हैं और उस पर अनरियलाइज है। तो सर कितनी निकली, 2। एक तो मैंने कहा भाई पीपी,
और दूसरा एक इम्पेयरमेंट का मसला, तो तीसरा था हमारा लोन का। बात क्लियर है? तो हमने कहा सर 200 प्लस 330 प्लस 15, तो आपने कहा ये आ गया 545। और आपने कहा सर 200 प्लस 410 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 4, तो आपने कहा ये आ गया 616। ये आ गया 616। सर अगेन 200 प्लस 410 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 4, ये 616। सर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो मेरे पास आ जाएगा सर 545 माइनस 71 आ गया ये, और ये बढ़ जाएगा दो लोगों में, पेरेंट और एनसीआई। अच्छा, अगर मैं पेरेंट एंटिटी का हिस्सा देखूं तो सर वो है 75%। मैंने कहा 71 का 75%, अगेन चेक कर लेता हूँ, 75% है 53.25, ये आ गया सर 53.25। और अगर मैं 25% देखूँ 71 का 25%, तो ये आ गया 17.75। तो सर ये तो हो गई पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दो लोगों के बीच में। अब मैंने सर यहाँ पे एक पेज ऐड किया और मैंने कहा सर लेट्स टॉक अबाउट गुडविल। तो मैंने कहा सर अगर मैं कंसिडरेशन, हमने कहा सर मैं यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट एंटिटी रखूं, तो सर कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट एंटिटी में हमने कुछ काम किया था यहाँ पे, तो वो 510 आएगा क्योंकि 10 तो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये 510। और मैंने कहा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। सर इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि भाई सब्सिडरी की एक शेयर की प्राइस कितनी है। सर सब्सिडरी के एक शेयर की प्राइस आपकी चल रही है 36 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं 200 को डिवाइड करूँ 10 से, तो आ गए 20 मिलियन शेयर्स। 20 मिलियन शेयर्स को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने शेयर्स आ गए किसके, एनसीआई के। तो मैंने कहा सर 20 मिलियन इंटू 25, ये आ गया 5 मिलियन शेयर्स। और सर मैं 5 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूं एक 36 की प्राइस से, तो मुझे मिल गई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई शेयर, कि एनसीआई अगर आज कितने शेयर्स की वैल्यू रखता है, वो कितनी है, तो 180 है। अगेन 10 से डिवाइड किया, 20 मिलियन टोटल शेयर्स आ गया, 25% एनसीआई के शेयर्स हैं, 5 आ गया। मैंने कहा सर 25% अगर मेरे पास एनसीआई के शेयर्स हैं तो ये 5 आ गया, और 36 रुपये का एक शेयर, तो 180। तो मैंने कहा सर आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई रखी, तो ये इन दोनों का सम आ गया सर 690, एंड दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। और आपने यहाँ पर नेट एसेट्स एट एक्विजिशन रखने हैं, और वो कितने हैं भाई 545। अच्छा, तो आपने कहा 690 माइनस 545, ये आ गया 145। अब ये देख लें कि सर क्या इसके अंदर आपका इम्पेयरमेंट का तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास यहाँ पर ऐसी कोई अभी हमें इंडिकेशन नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं हो रह जाए, अगर रह भी जाएगा तो बाद में भी पार्क हो जाएगी, बट अगेन इस वाले सवाल में अभी कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। तो मैंने कहा सर 145 इज़ बेसिकली योर गुडविल। आगे अब मैंने कहा सर इसके बाद आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई रखी। अच्छा, अगर एनसीआई का अकाउंट बना रहा हूँ तो आपने कहा भाई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है भाई, आपने कहा सर आप ही ने निकाली हुई है 180। इसके अंदर आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दिया, और सर वो कितना है 17.75। आपने कहा 180 प्लस 17.75, ये आ गया 197.75। इसके बाद सर आप बना लें ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व के अंदर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी कितनी दी हुई है, सर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट दी हुई है 720। मैंने कहा 720 आ गया। इसके अंदर आप डाल दें पोस्ट एक्विजिशन जो पेरेंट एंटिटी 53.25, हमने कहा सर 53.25। आपने एरर को करेक्ट किया, सही है जी, 10 मिलियन से एक्सपेंस बुक किया ना, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, लॉस को डेबिट किया, वो ये रहा। अच्छा भाई, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट पेरेंट टू सब्सिडरी की इन्वेंट्री है,
पेरेंट टू सब्सिडरी की इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जेएल ने 250 मिलियन की सेल्स की है, एसएल को 20% अबव द कॉस्ट, यानी सर मार्कअप की बात कर रहा है, यानी सर ये मार्कअप की बात कर रहा है, और 60% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन दी एसएल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सर 250 मिलियन इज द सेलिंग प्राइस, देख लेते हैं, ये देख लो भाई, यहाँ पर इसने कहा कि सेल्स ऑफ 250 मिलियन, तो अगर मैं कहूँ कि 250 मिलियन इज द सेलिंग प्राइस और 60% इन्वेंट्री बाकी है, तो मैं अगर इसको ये कहूँ कि भाई ये अनसोल्ड इन्वेंट्री आ गई, अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 250 इंटू 60%, और मार्कअप कितना था भाई, मार्कअप था इसका 20%, तो हमने कहा कि सर हमने 120 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 20 कर लिया, यानी मैंने अनसोल्ड इन्वेंट्री में से छुपा हुआ प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमने कहा 0.6, जो भी आंसर आया 120 से डिवाइड किया और 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। चलें जी, हमने कहा 720 प्लस 53.25 माइनस 10 माइनस 25, तो सर हमने ये कहा कि ये आ गया 738.25 इज़ योर ग्रुप रिजर्व्स। हमने कहा सर आ जाएं, एक मासूम सी बैलेंस शीट बनाते हैं, हमें यही बनानी पड़ेगी अलग से पेज पे। तो मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आ गया पीपी के ऊपर, मैं सवाल में किया, मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं देखूँ 880 और 330 है, सही है जी। यहाँ पे देखिएगा 880 प्लस 330 माइनस, सर माइनस क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट जो मिलेंगी वो पता है कहाँ से मिलेगी, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट और ग्रुप रिजर्व। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ से 8 को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये इस पीबी में छुपा हुआ है ग्रुप के, तो मैंने यहाँ पे 8 माइनस कर दिया, क्योंकि लॉजिकल बात है कि एक पीपी महंगा करके पेरेंट को बेचा किसने, सब्सिडरी ने, तो वो उसके पीपी में शामिल है ना, अनरियलाइज जो डेप्रिशिएट होने से रह गई, तो मैंने बच्चा कुछ हटा दिया इसको। तो मैंने कहा क्या और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बच्चों, अगर मैं सवाल में भी देखूं तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब इक्वल था सिवाय ब्रांड के। तो मैंने कहा कि सर अब मैंने यहाँ पे 880 प्लस 330 माइनस 8, तो मैंने कहा ये आ गया 1202 की अमाउंट। मैंने कहा सर अब हम बात करेंगे इंटेंजिबल्स की, अब हम बात करेंगे इंटेंजिबल की। अच्छा, इंटेंजिबल के अंदर 40 और 50 गिवन है, सही है जी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 40 और 50 गिवन है। अच्छा, इसके अंदर मैं गुडविल ऐड कर दूं क्योंकि गुडविल भी इटसेल्फ इज एन इंटेंजिबल, 145 की गुडविल भी इटसेल्फ इज एन इंटेंजिबल 145 का। अच्छा भाई 145 में से मैंने किया ये, इसको एक एक करके टिक करते हैं, यह आ गया। और जब मैं नेट एसेट्स में गया तो आप याद रखिएगा, एक तो आपने ये 12 ऐड करना है और ये 4 लेस करना है। मैंने कहा सर ये 12 ऐड हो गया क्योंकि वो ब्रांड की वैल्यू थी जो होनी चाहिए थी, पर अगर इंक्रीज हो भी गई तो एम्पेयर भी हो गई कितने से, 4 से। तो मैंने कहा सर मैंने 4 यहाँ से माइनस कर दिया और मैं इस पर टिक भी लगा दूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलें जी, तो मैंने कहा भाई 40 प्लस 50 प्लस 145 प्लस 12 माइनस 4, तो आपका आ गया इंटेंजिबल 243, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। मैंने कहा चलें सर आ जाएं। अब मैं सवाल में आया, मैंने बोला ये हो गया, ये हो गया, इन्वेस्टमेंट तो आती ही नहीं है, एक तो मैंने एलिमिनेट कर दी और 10 रुपये जो अलग से कैपिटलाइज हुआ था वो भी हटा दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। अब आ गया लोन टू जेएल। मैंने कहा सर लोन टू जेएल आएगा या हटा दिया, सर हटा दिया, क्योंकि देखें एलिमिनेशन एंट्री मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है, इसको हटाने की, ये रही एलिमिनेशन। ये लोन रिसीवेबल नहीं आएगा, लोन पेबल भी नहीं आएगा, हाँ अलबत्ता कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा, वो भी देखते हैं, सही है जी। और इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सर, ये भी हो गया करंट एसेट्स, तो 640 और 345 है, सही है जी। यहाँ पे याद रखिएगा 640 प्लस 345, सही है जी, ये गिवन एसेट्स हैं, 640 प्लस 345, अगेन 640 प्लस 345, इसके अंदर भी मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट, याद रखें वो कह रहा था कि एक पीपी जो बेचा था सब्सिडरी ने उसके पैसे अब तक नहीं आए, ये रहा, देख लो भाई, ये रहा जी। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर लिख के देता है कि द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ये दी हुई है, सही है जी। गेन हाउएवर नो पेमेंट हैज़ येट बीन रिसीव बाय जेएल, यानी ये जो हमारे पास जेएल है,
सही है जी। ये जो जेएल है, एसएल सोल्ड द मशीन टू जेएल, सही है जी। वो कह रहा है भाई जेएल की तरफ से हमें कोई पेमेंट नहीं मिली, तो रिसीवेबल तो है ना, तो इसके रिसीवेबल के अंदर सब्सिडी वाला रिसीवेबल भी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं पूरा 52 का 52 मिलियन माइनस कर दूंगा, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस थी। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री वाइज देखूँ तो ये जो रिसीवेबल है ये एलिमिनेट हो जाएगा, और बेशक पेबल से भी होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैंने कहा सर चलें, अब ये 52 माइनस हो गया और कुछ तो नहीं है सर, बिल्कुल है, डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड में पूरा हटाऊंगा या अपना हिस्सा। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि 200 मिलियन पे 200 मिलियन का 10% डिविडेंड है और 75% हटा दूंगा मैं। तो मैंने कहा 200 मिलियन का 10% का 75% में हटा दूंगा, 15 बनता है। तो हमने कहा 640 प्लस 345 माइनस 52 माइनस 15, तो मैंने कहा ये आ गया 918। सही है जी, ये आ गया रिसीवेबल्स, और यू कैन कॉल इट अदर रिसीवेबल। तो मैंने कहा सर अगर मैं सवाल में देखूं तो सर करंट एसेट से, बल्कि सॉरी, तो इसको मुझे नाम अकॉर्डिंगली करंट एसेट रखना होगा, और मुझे इसमें कैश इन ट्रांजिट भी लाना होगा। कैश इन ट्रांजिट, सर कैश इन ट्रांजिट कौन सा वाला, जो वो 30 का डिस्पैच किया था, ये वाला। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पर 30 का कैश ऐड कर दूँ। तो मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे 640 प्लस 345 माइनस 52 माइनस 15 प्लस 30, तो मैंने कहा 948 आएगा सर, ये 948। तो मैंने कहा 948 प्लस 243 प्लस 1202, तो फुटिंग आती है 2393। 2393। अच्छा जी, हमने कहा सर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा सर, पेरेंट एंटिटी का 700 का, और प्रीमियम भी है 240। 240 का आ गया हमारा प्रीमियम, और ग्रुप रिजर्व भी हमने ही वर्कआउट किया 738.25। मैंने कहा भाई 738.25, और आपने कहा एनसीआई भी आप लोगों ने निकाला है 197.75, आपने कहा 197.75, होपफुली ये सही जा रहे हैं हम, 197.75, ये भी बात समझ आ गई। अच्छा भाई, अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाके देखूं तो लोन फ्रॉम एसएल विल बी एलिमिनेटेड, हटा दो इसको, करंट लायबिलिटीज पे आते हैं। पहले लिख लूं यहां पर मैं कि सर आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं, उन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपने कहा 324 और 235, 324 और 235। अच्छा भाई, अब इसमें से क्या एलिमिनेट करना है सर, एक तो वो 52, सही है जी, 52 के ऊपर लिख देते हैं जो पीपी का पेबल है, क्योंकि एक का रिसीवेबल होगा दूसरे का पेबल होगा ना, और इसमें से आपने हटा देनी है एक और फिगर, और वो जो आपकी फिगर है वो अगर हम ऊपर से ही देख लें डिविडेंड पेएबल की, तो सर डिविडेंड पेएबल जो आपका है वो अगेन 200 इंटू 10% का 75%। सही है जी। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं 324 प्लस 235 माइनस 52 और माइनस 15 कर दूं तो ये आ गया 492। तो आपने 492 में 197.75 प्लस 738.25 प्लस 240 प्लस 700 को प्लस किया, तो ये आ गया 2368। अच्छा, अभी आ रहा हमारा डिफरेंस 2393 का 25 का डिफरेंस, हमने 25 की कहाँ डंडी मार दी भाई, 25 25 25 324, ये आ गया। अमाउंट हमें देखी भी लग रही है, ओके समझ आ गई बात। ये 25 हमने ये माइनस नहीं किया भाई, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, देखो यहाँ से पकड़ा गया ना, ये रहा, ये इन्वेंट्री कम नहीं की ना हमने करंट एसेट्स में। तो अगर मैं यहाँ से 25 भी माइनस कर लूँ, अगर मैं सुंदरता से करूँ इसको, तो मैंने कहा सर ये मैंने उठा के इसको आगे कर दिया, और मैंने यहाँ से 25 माइनस कर दिया, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे। सर ये है कैश इन ट्रांजिट, ये है
इन्वेंट्री, ये पूरा है डिविडेंड, और ये है पीपी पे रिसीवेबल। अच्छा भाई, तो अगर मैं इसको 948 में से जो गिवन है इसमें से 25 माइनस कर लूँ तो ये आ गया 923। हाँ भाई, ये आ गया हमारे पास 923। और अगर मैं अब 1202 प्लस 243 प्लस 923 तो 2368, सर ये एग्जैक्ट मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। तो सर ऐसे ही एग्जाम में भी आपने मैच करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।